आज आप लोगों को बताना है बोन रिमॉडलिंग के बारे में, जो मेन चीज है। तो सबसे पहला जो है, आपको थोड़ा सा बोन से इंटरेक्ट कराया बोन से इंटरेक्ट कराया गया है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो बोन की रिमॉडलिंग है। तो हम सबसे पहले म्यूट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। और म्यूट ऑल करने के बाद मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। आवर बोन्स कॉन्स्टेंटली, ठीक है, through a remodeling going through a remodeling process in which old bone is replaced by new bone, ठीक है। यानी कि हमारा जो बोन है ना, इसमें रिमॉडलिंग की प्रोसेस थ्रू आउट आवर लाइफ चलती रहती है। और जो पुराने बोन्स के सेल होते हैं, है ना, या मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं ओल्ड बोन, ठीक है, वो रिप्लेस होता है न्यू बोन से। तो आपका जो बोन होता है वो चेंज होता जाता है, उसके सेल पुराने हटते हैं और वो रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर नया बोन आ जाता है। इसलिए बोन की जो रिमॉडलिंग की प्रोसेस होती है ना, तो यहां पर इक्वेलेंट ऑफ न्यू स्केलेटन इज फॉर्म्ड अबाउट 7 ईयर। यानी कि प्रत्येक 7 साल के बाद आप समझ सकते हैं कि आपका जितना भी 7 साल पहले वाली हड्डी थी वो रिफ्रेश हो चुकी है। उसके जितने भी सेल्स थे वो चेंज हो करके कंप्लीटली वो एक नया बोन मान सकते हैं, है ना। तो हम लोग एक मोटा मोटी अनुमान निकालते हैं कि जो न्यू स्केलेटन है हमारे शरीर में डेवलप करता है हर 7 साल में, ठीक है। बोन को डिस्ट्रॉय करने वाला एक सेल होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ सेल इन आर बोन जो इस रीमॉडलिंग प्रोसेस को कराता है। एक का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, और दूसरे का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है उसके बारे में जानिए। ऑस्टियोक्लास्ट का काम है ब्रेक डाउन करना, है ना। ब्रेक डाउन यानी कि जो भी पुराने ओल्ड बोन होते हैं, है ना, उसको ये कटिंग करता जाता है, उसको हटाता है। अगर ऐसा ना करे तो बोन की अपनी खुद की जो बनावट है और जो शेप है और उसकी घनत्वता है वो बढ़ती जाएगी, एक एब्नॉर्मेलिटी हो जाएगी। बोन मैरो भी हड्डियों से भरने लगेंगे, ठीक है। तो उसका जो शेप होता है, बोन्स का जो शेप होता है, उसको मेंटेन करने में ये बहुत बड़ा सहायक होता है। इसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल 0.5 ग्राम पर डे, है ना, बोन्स को तोड़ता है। रिमूव ओल्ड बोन्स, पुराने वाले हड्डियों के सेल्स को वो रिमूव करता है प्रतिदिन, हर दिन 0.5 ग्राम्स जो है आपके बोन्स निकल जाते हैं। लिविंग पिट्स रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। बोन बिल्डिंग सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट फिल द पिट्स। तो ये क्या करता है, एक पिट बना देता है। पिट का मतलब क्या होता है, जहां पर के सेल अगर हटा देंगे, अगर यहां पर मेरे पास मट्टी है उसमें से थोड़ा गड्ढा खन देंगे तो वहां पे क्या बनेगा, गड्ढा बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड पिट, एक गड्ढा बन गया। तो वो जो जगह बनी वो उसमें आप नई मट्टी डाल सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे ये बोन है, इसमें अगर एक पिट बन जाता है, एक माइक्रोस्कोपिक ही पिट बनता है, ठीक है, तो वो पिट फिर फिल हो जाता है नए सेल से, ये भर जाता है, ये फिर नया हो जाता है। तो पिट्स बनाता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। बोन बिल्डिंग सेल, बोन को बनाने वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, 2 नंबर का ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये क्या करता है सिमिल्टेनियसली, है ना,
बोन बिल्डिंग सेल कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट वो गड्ढा वाले पिट को भर देता है। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक पिट बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट उसमें नए सेल से उसको भर देता है। ये क्रियाएं चलती रहती हैं और जितना इसने बोन्स को हटाया है, ओल्ड बोन को, रिटायर्ड बोन को, बूढ़े बोन के सेल को, उतना ही नया बोन जो है जवान और नया मैच्योर्ड न्यू बोन आकर के जमा होगा, नया सेल्स वहां पे जमा होगा। ये जो कॉम्पेरेटिव रेट है रीएब्जॉर्प्शन का, यानी कि हड्डी जब वहां पर से छटती है तो उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, दोबारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। एंड फॉर्मेशन, और दूसरा फॉर्मेशन, वहां पर जहां पे वो पिट बनी वो पिट को क्या करता है, फिलअप कर लेता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो ये जो रीएब्सॉर्प्शन और फॉर्मेशन की जो क्रिया है ना, ये डिटरमाइन करता है, ये तय करता है कि वेदर बोन मास इंक्रीजेस, क्या बोन का मास इंक्रीज हुआ, ठीक है, या होना चाहिए। मोर फॉर्मेशन देन रीअब्जॉर्प्शन, अगर रीअब्जॉर्प्शन से ज्यादा अगर फॉर्मेशन हो जाता है बोन का, ठीक है, तो डेंसिटी और बढ़ भी सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बोन का एक्सेसिव कहीं पर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ बन जाए, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन एक हुआ कि किसी को माल न्यूट्रिशन है, कैल्शियम की ऐसे ही कमी है, ठीक है, तो उसका जो है सेल्स, अगर वो शेल कैल जैसी दवा या हड्डी को बनाने के लिए जो कैल्शियम वगैरह खाएगा तो उसका जो फॉर्मेशन की क्रिया है वो ज्यादा होगी, और इतनी होनी चाहिए कि उसका हड्डी एक नॉर्मल हो जाए, वो फ्रेजाइल है तो वो सॉलिड हो जाए, वो मजबूत हो जाए, उसकी डेंसिटी नॉर्मल जितनी होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए, ठीक है। रिमेन स्टेबल, इक्वल रीएब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन। लेकिन जब पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, बीमारी नहीं है, तो उस समय अगर 0.5 ग्राम हड्डी छटती है तो 0.5 ग्राम हड्डी बनती है। इस चीज को बैलेंस करना जरूरी है। अगर इस चीज को बैलेंस एक हेल्दी बोन में नहीं होगा और इक्वल मात्रा में रीअब्सॉर्प्शन और फॉर्मेशन नहीं होगा तो उस स्थिति में दिक्कत है। अगर मान लीजिए रीअब्सॉर्प्शन हो गया जितना, तो उतना फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन फॉर्मेशन उससे ज्यादा हो जाता है तो वहां पर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, एक हड्डी के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा। दूसरे साइड अगर हम देखते हैं कि जितना रीअब्सॉर्प्शन हुआ उससे कम फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में हड्डियां कमजोर पड़ने लगेंगी, हड्डी क्या होगी, कमजोर होगी, ठीक है, यही बता रहा, और डिक्रीज मोर रीअब्सॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन, ठीक है। The length of reabsorption process is about 1 week compared with longer formation process of about 3 months. तो रीअब्जॉर्प्शन यानी कि हड्डी छटने का कार्यक्रम, है ना, मात्र 1 सप्ताह चलता है, यानी कि तोड़ फोड़ वाला काम ज्यादा आसान है। मकान को अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा एक बार में जो है एक लात मारेगा, पूरा मकान टूट जाएगा, मशीन उशीन से ला करके तोड़ ताड़ के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बिल्डिंग बनने में समय तो ज्यादा लगता है, ठीक है। इसी तरह तोड़ फोड़ वाला कार्यक्रम ये 1 सप्ताहिक होता है, 1 सप्ताह चला, ठीक है। लेकिन जो लॉन्गर बोन के फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये 3 मंथ का होता है, 3 मंथ लगता है पूरा उसको फॉर्म करने में, ठीक है। एट एनी पॉइंट टाइम मिलियंस ऑफ रीमॉडलिंग साइट विद इन द बॉडी। तो एक एक ही समय में अगर देखा जाए, हम अभी पढ़ा रहे हैं तो मेरे अंदर भी ये कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों के अंदर इतना काम चल रहा है, इतना फंक्शन चल रहा है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। हमको तो लग रहा है कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं और आपको लग रहा होगा मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन पता है ब्लड अंदर में आपके सर्कुलेट कर रही है, हड्डी का छटनी हो रहा है, नया हड्डी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज हम लोग ज्ञाता नहीं होता ना, हम लोग तो उस लेवल की सोच भी नहीं सकते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तब पता चलता है।
हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ वर्क कंटिन्यूअस होता रहता है। हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है, किडनी फिल्टर कर रहा होगा, हार्ट पंप कर रहा होगा, स्प्लीन अपना काम कर रहा होगा, लीवर में अपना काम, अंदर में क्या सिस्टम के साथ काम चल रहा है, और वो काम में डिले नहीं होता है। अगर हम लोग अस्कत करते हैं अपने ऑफिस के काम, अपने हॉस्पिटल के काम में या किसी काम में, तो काम जो है हैम्पर हो जाता है और वो एक बीमारी होती है ना। वही चीज है कि उसको तो पैचअप किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बॉडी में यही चीज गड़बड़ी होती है तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो एट एनी टाइम मिलियन ऑफ रिमॉडलिंग, अभी तो हम दूसरे कामों की भी चर्चा कर रहे थे, सिर्फ रिमॉडलिंग, हड्डी का नया बनना, है ना, हड्डी का छटना और हड्डी का बनना, एक समय में मिलियंस ऑफ रीमॉडलिंग साइट्स हमारे शरीर के अंदर है ना, विद इन द बॉडी, डिफरेंट आर इन डिफरेंट फेज, और हर जगह पर अलग अलग। जैसे कि ऐसा समझिए कि यहां पर मैं खोल लेता हूं, ये एक MS वर्ड खोल लेता हूं कि मैं बता सकूं, ठीक है, स्टोरी की तरह समझा सकूं। खुल जाओ भाई, खुल जाओ प्लीज, open fast, open fast, because I have to teach about osteoclast and osteoblast, so open fast, है ना। तो यहाँ पर दो मजदूर है, एक तोड़ फोड़ करने वाला और एक बनाने वाला। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या डियर स्टूडेंट्स, कुछ बोल रहे हैं क्या? अब देखिए, मेरे पास पेन आ गया। सपोज दैट कि यहाँ पर एक लैंड है, इसमें क्या कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग है ना, और इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इसमें एक मजदूर तोड़फोड़ कर रहा है, दूसरा मजदूर इसको रिपेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मिलियंस, ये एक ऐसा इलाका है जो पूरी कॉलोनी है और इसमें बहुत सारे मकान हैं, यानी कि देयर आर डिफरेंट साइट्स, है ना, और हर मकान में काम चल रहा है तोड़ फोड़ का। तो हर पे जो काम चल रहा है अलग लेवल का चल रहा होगा, कहीं पे छोटी सी काम हो रही होगी, कहीं पे बड़ा काम हो रहा होगा। तो हमारे शरीर में आप सोच रहे हैं ना कि इतनी सारी हड्डियां हैं, तो हमारे बॉडी में भी हर जगह पे अलग अलग काम हो रहा होगा, मुमकिन है ये, ठीक है ना। तो ये चीज चलता रहता है, रिमॉडलिंग का साइट, और मिलियन ऑफ रिमॉडलिंग साइट हमारे बॉडी में होते हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ रिमॉडलिंग साइकिल या टेस्ट चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्या बता रहा है कि बोन मास इंक्रीज इन यूथ माने आप लोग जितने लोग स्टडी कर रहे हैं सब यंग हैं, है ना, सब यूथ हैं। तो इन लोगों में क्या खूबी है, 20 से 30 साल की उम्र के बीच के जो होते हैं, है ना, छात्र हो, छात्राएं हो या पब्लिक हो, 20 से 30 साल की उम्र है कि इन लोगों में बोन के मास की इंक्रीमेंट होती रहती है अंटिल पीक बोन मास इज रिच्ड। ये तब तक होगी जब तक यह एक पीक तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना, अपने पीक तक नहीं पहुंच जाए। दिस फॉर्म बाय ए स्टेबल पीरियड, और ये जो कार्यक्रम चलता है तेजी से, है ना, बिल्डिंग बन रही है, नई बिल्डिंग है, उसमें मजबूती प्रदान करते जाओ। जब ऐसा लगेगा कि एकदम मजबूती प्रदान हो गई है तो मजदूर सब निकल जाता है ना, अब उसमें उतना ज्यादा काम नहीं है, अब हल्का फुल्का काम चलेगा। तो यहाँ पर यानी कि काम तो जिंदगी भर चलेगा ना। ये तो आप रिमॉडलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कटैया छटैया और नया बोन का बनना होगा ही, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय ए स्टेबल पीरियड इन मिडिल एज। तो ये एक स्टेबल पीरियड तक ये कार्यक्रम चलता है मिडिल एज में।
ए पीरियड ऑफ डिक्रीजिंग बोन मास, और एक ऐसा पीरियड आता है जब हमारा स्केलेटन सिस्टम पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। बिल्डिंग है, उसको खूब आप रिपेयर कर रहे हैं, उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो नई है, फ्रेश है, तो उस वक्त तो वो बहुत मजबूत है। लेकिन एक ऐसा साल भी आएगा जब कितनों तगड़ी बिल्डिंग हो, वो पुरानी हो चुकी है ना, वो बूढ़ी हो चुकी है। जो बच्चा आज 30 का है, कल उसको 60 में आना है, कल वो 70 में आएगा ही आएगा। तो 60 और 70 साल की उम्र होगी, 50 साल की उम्र होगी, ठीक है। तो एक ऐसा पीरियड आता है कि बोन का मास अब धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। बोन मास स्टार्ट्स एट अप्रोक्सीमेटली एज 50 इन वुमेन, पीरियड ऑफ डिक्रीजिंग। तो जो घटने का समय होता है महिलाओं में, है ना, वो 50 है ना, और पुरुष में 65 है। बढ़िया बात है। यानी कि 65 साल तक हड्डी में वो मजबूती रहेगी, ठीक है ना। जो मैंने कमाया है 20 से 30 साल में, जो मजबूती मैंने प्राप्त किया है, ठीक है, तो 40, 50, 60, 65, बहुत बढ़िया। तो 65 साल तक हमको चिंता करने की जरूरत है। देखिएगा, ज्यादा केसेस ऑस्टियोपोरोसिस का महिला में रहता है कंपैरेटिव पुरुष से, ठीक है। The decrease in bone mass become pronounced in women। यही कारण है कि ज्यादा प्रोनाउंस हो जाता है महिलाओं में, है ना। और कब होता है, यही कारण नहीं है, कारण तो यहां पर लिखा हुआ है मेनोपॉज के बाद, ठीक है। क्योंकि कारण यहां पर एज फैक्टर लिखा हुआ है, दैट इज 50। तो लेकिन ये बोन मास डिक्रीज समझिए कि जब महिला का मेंस्ट्रुएशन पीरियड बंद हो जाता है, सीज कर जाता है, दैट पीरियड इज सेड एज, और दैट टाइम इज सेड एज मेनोपॉज टाइम, ठीक है। तो वहां से लॉस ऑफ बोन प्रिवेंटिंग एस्ट्रोजन, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बोन, तो वहां पर क्या प्रोनाउंस्ड वुमेन एट मेनोपॉज, मेनोपॉज के समय में हड्डियां घटती हैं, है ना। क्यों? प्रिजर्विंग ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। इन द पीक बोन मास इज लो और रीअब्जॉर्प्शन रेट इज एक्सेसिव। एक पीक बोन मास जो है ना, वो जब लो हो जाता है, ठीक है, या रीअब्जॉर्प्शन रेट उसका ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि हड्डियां उस वक्त एक सर्टेन एज में, 50s में, 60s में, 70s के उम्र में रीअब्जॉर्प्शन रेट बढ़ रहा है और हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, ठीक है ना। वो तेज हो जाने के कारण भी हो सकता है। तो लो का मतलब हो गया कि एक सर्टेन टाइम पर तो ऐसे ही वो धीमा हो जाता है, लेकिन बहुत तेजी से अगर रीअब्जॉर्प्शन रेट हो जाए तो वहां पर भी हड्डी का जो घनत्वता है वो कम होता चला जाएगा। इन बोथ मेनोपॉज ऑस्टियोप्रोसिस में रिजल्ट, और ये दोनों में, मेनोपॉज में, ऑस्टियोप्रोसिस महिलाओं में दिखाई देता है। यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डी की घनत्वता कम होगी, हड्डी पोरस हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, टूट सकती है, ठीक है। आगे आते हैं। आगे तो ब्लैंक दिखा रहा है, ब्लैंक है यहाँ पर, यूनिवर्सल अब यहाँ पे आया। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ चित्र देख रहे हैं। अगर आप लोग के मोबाइल पर अब तक आ गया होगा तो देख लीजिए, एक चित्र यहाँ, एक चित्र यहाँ, एक चित्र। ये जो जाला की तरह दिखाई दे रहा है, ये ट्रेबिक्युलर बोन है ना, जो जालनुमा बोन होता है वर्टिब्रा का, ट्रेबिकुलर बोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्टिब्रा, है ना। ए नंबर नॉर्मल है, बी नंबर ऑस्टियोप्रोसिस है। चलिए, ये अगर हम इसको मानते हैं नॉर्मल न्यूमेटिक बोन को या ट्रेबिकुलर बोन को, जो जाल की तरह होता है, जो स्पॉन्जी बोन है, तो बी नंबर जो है ऑस्टियोप्रोसिस का हो गया। अब देखिए, ये दोनों माइक्रोस्कोपिक फिगर में, ये जाला में देखिए, इसका जाला कम है लेकिन इसमें जाल की संख्या ज्यादा हो गई है, नहीं। और इधर की कैल्शियम का लेवल यहां पर साफ ज्यादा दिखाई दे रहा है
और यहाँ पर कैल्शियम का लेवल बहुत घट चुका है, बहुत ज्यादा जालीदार हो गया है, ज्यादा स्पॉन्जी टाइप का हो गया है, इसके अंदर से कैल्शियम कम हो गए। सी पॉइंट क्या बोलता है फिगर का, सीवियरली ऑस्टियोप्रोसिस, और सी नंबर में क्या है कि बहुत ज्यादा ऑस्टियोप्रोसिस हो गया है। अब तो देखिए एकदम जाला इतना बड़ा है कि मच्छर भी अंदर चला जाए। नहीं, अगर आपका मच्छरदानी है और उसमें उसका ये जाल को साइज में बड़ा कर दिया जाए तो मच्छर फट 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 आराम से जाएगा। लेकिन यहाँ मच्छर वाली बात नहीं है, घनत्वता की बात है। इसकी घनत्वता ज्यादा, फिर घनत्वता कम हुई, अब बहुत ज्यादा कम हो गई। अब हड्डी की स्ट्रेंथ कम, अब आपको बस के पीछे बैठे हुए हड्डी कड़कड़ा के टूट जाएगी, झटका लगेगा, बस हड्डी कड़कड़ा के टूट सकती है। नहीं, चलिए आगे आते हैं। कंपोजिशन ऑफ बोन टिश्यू। लेकिन हमको पहले लग रहा है कि वी शुड टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक द अटेंडेंस फर्स्ट, नहीं तो छूट जाएगा। यस, और यहां से मैंने ऐसे किया और यहां से मैंने मोर दबाया, फुल स्क्रीन स्निप, और 24 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। सेव अस कर देते हैं इसको, इसको बोन रख देते हैं, बोन क्लास LASS, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेव। अब हम फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, इसलिए कि 12 बजा है ना, क्लास 11:30 से 12, 10 मिनट तो भाई है अभी आप लोगों के पास। Now you will study and learn about what is the composition of the bone. बोन में क्या क्या चीज होता है, उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स मौजूद होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्या पैरामीटर है, उस पैरामीटर के बारे में भी चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। तो पैरामीटर के बारे में भी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो एक मिनट, कर रहा हूं। यहाँ पे PO4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। Ca कैल्शियम हो गया, और OH क्या होता है, OH नहीं नहीं, OH ब्रैकेट में और 6 लिखा हुआ है, हाँ, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें, चलिए। बोन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोन मिनरल्स क्रिस्टल्स। तो बोन जो है वो कंसिस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल वॉल्यूम जो है बोन के मिनरल के क्रिस्टल्स होते हैं, और वो मिनरल क्रिस्टल्स के अलावा उसमें कोलेजन, फाइबर और वाटर भी होगा। तो हड्डियां में बहुत सारी चीज होती है, उसके अंदर फास्फोरस भी होता है, ठीक है। तो बोन मिनरल क्रिस्टल्स आर रॉड शेप। तो बोन का जो मिनरल का क्रिस्टल होता है, हम लोग क्रिस्टल से यही रहता है, चीनी का दाना जो होता है स्क्वायर टाइप का, वैसा मान करके चलते क्रिस्टल्स, है ना, दानेदार। या जो दाना होता है इसका क्या नाम है, डिटर्जेंट पाउडर का, जिससे कपड़ा धोते हैं, तो वो भी क्रिस्टल ही कहलाता है। इसका जो क्रिस्टल है वो रॉड शेप का होगा, ऐसा लंबा टाइप का, ठीक है ना। वो कैसा होगा,
रॉड के शेप का क्रिस्टल होगा। मिनरल क्रिस्टल आर रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप्ड विथ विथ 2 डायमीटर ऑफ 2 से लेके 7 नैनोमीटर एंड लेंथ, इसका जो लेंथ होगा 5 से 10 नैनोमीटर होगा, जिसका हम लोग बहुत छोटा यूनिट है ये, है ना, जिसकी डायमीटर भी बता दे रहा है इस रॉड की, जो कि नैनोमीटर में है ना। याद कर लीजिएगा कि ये मिनरल के क्रिस्टल के रॉड की क्या साइज होती है, ठीक है। एंड आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट में कंपोजिशन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है मैं बताता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट में क्या क्या चीज मिली रहती है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, CALCIM, हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो मैं यहां पे आ जाता हूं। हाइड्रोक्सीपेटाइट इज अ नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ मिनरल कैल्शियम एपेटाइट। इसमें कैल्शियम, फॉस्फेरस और ऑक्सीजन होता है। डेट ग्रो हेक्सागोनल क्रिस्टल। प्योर हाइड्रोक्सीपेटाइट जो है वो उजले कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट जो है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। इट मेक अप मोस्ट ऑफ ह्यूमन बोन स्ट्रक्चर। ये हमारे हड्डी के संरचना में इसका मुख्य योगदान होता है, ठीक है। बिल्ट टूथ इनामेल, हड्डी की जो इनामेल है उसको भी ये बनाता है। और ये जाकर के कलेक्ट होता है इन टाइनी अमाउंट इन द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी जा करके ये जमा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखाता हूं, आपके पास अगर कॉपी होगा तो इसको कृपा करके नोट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोक्सीपेटाइट, HYDRX, HYDROX, YAPATITE, हाइड्रोक्सीपेटाइट, है ना, इज सिंपल a form of calcium mineral, a form of calcium ठीक है। हाइड्रोक्सीपेटाइट एक प्रकार का कैल्शियम का मिनरल होता है, ठीक है। दैट योर बोन कैन यूज टू रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है। ये हड्डी की घनत्वता को भी बरकरार करता है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं यहीं पे। अब आते हैं, इसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है और क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। ट्रेस अमाउंट ऑफ पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और अदर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोन। तो इसमें जो है ट्रेस अमाउंट में पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और कुछ एलिमेंट्स और मौजूद होते हैं बोन के क्रिस्टल्स में, है ना, प्रेजेंट इन बोन क्रिस्टल। लेकिन लेकिन कैल्शियम, बट इट इज द कैल्शियम विच एब्जॉर्ब एक्सरे। लेकिन ये सारे में जो हड्डी का कैल्शियम होता है वो कैल्शियम ही एक्सरे को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। हड्डी के अंदर के मौजूद कैल्शियम ही एक्सरे को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर कैल्शियम घटेगा तो एक्सरे का एब्जॉर्प्शन कम होगा और इमेज काली भी आ सकती है। तो हम उससे पता कर लेंगे, या अलग अलग टूल है उसमें ये असेसमेंट कर लिया जाता है कि भाई कैल्शियम
ज्यादा है कि कम है? सो मच बेटर देन द टू सराउंडिंग टिश्यू विच इज द रीजन ऑफ एक्सरे शो बोन सो वेल। और यही कारण है कि हड्डियां एक्सरे में इतनी बेहतरीन क्यों आती हैं, वाइट क्यों आती हैं, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे फिल्म प्लेट पर एक्सपोजर नहीं पड़ने के कारण वहां पे रिएक्शन नहीं होता और वहां के एरिया वाइट रह जाते हैं, उसकी परछाई बन जाती है। सो मच बेटर देन टू सराउंडिंग टिश्यू द एक्सर इन टिश्यू विच इज द रीजन एक्सरे शो बोन सो वेल। यही कारण है कि एक्सरे बहुत अच्छे से हड्डियों को दिखाता है। While the hydroxypatite crystal make up only 1/3 volume of the bone। और यह हाइड्रोक्सीपेटाइट हर जगह पे मौजूद होता है, लेकिन हड्डी का ये जो कैल्शियम का जो ये पार्ट है ये 1/3 हिस्सा में बोन के मौजूद होता है। दे अकाउंट फॉर मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वेट। ठीक है, इसको हम लोग अकाउंट कर सकते हैं मोर देन, है ना, 1/2 ऑफ इट्स टोटल वेट। इसके टोटल वेट्स के 1/2 में ये हम इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बीएमडी। बोन मिनरल डेंसिटी के बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं? बोन रीमॉडलिंग तो आज आपकी खत्म हो गई। दूसरी जो टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी स्कैनिंग यानी कि ये एक तकनीक है जिस तकनीक के जरिए जो हड्डी के अंदर का मिनरल है उसकी घनत्वता को स्कैन करके समझा जाता है और उसकी घनत्वता यदि कम होती है तो उस स्थिति में हम समझ लेते हैं कि हमारा पेशेंट जो है उसकी हड्डी जो है कमजोर है ना। The energy of X-ray beam that are passed through the bone is absorbed। जो एक्सरे बीम की एनर्जी है वो हड्डी से जब गुजरती है तो उसके अंदर के मौजूद कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड व्हाट इज नॉट एब्जॉर्ब, और जहां पर वो कैल्शियम नहीं होगा वो एरिया डिटेक्ट हो जाएगा ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के दूसरे साइड में उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। द मोर डेंस बोन, जितना ज्यादा घना बोन होगा, फॉर ग्रेटर मिनरल काउंट, उसका मिनरल काउंट उतना अधिक होगा। द मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और उसमें ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, किसी का फोन आ रहा है, सुनिए ना। एंड द लेस एनर्जी डिटेक्टर, और उसमें लेस एनर्जी डिटेक्ट होती है। पेज नंबर याद रखिएगा 76, कल क्लास होने से पहले याद दिलाइएगा, मैं बात कर लेता हूं। हेलो, चलिए ये कंपनी का था। ठीक है, पेज नंबर 76 याद रख लीजिएगा। कल हम आप लोग से पूछेंगे कि कहां पर से पढ़ाना है।